हेलो दोस्तों। फाइनली आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि ये पुस्तक है बहुत बेस्ट है और इसके सभी प्रश्नों को आज हम करेंगे। आज इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने वन लाइनर क्वेश्चन बने हैं उनको करेंगे और बहुत बेस्ट पुस्तक है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अध्यायवार क्वेश्चंस बने हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये साथियों कोलकाता में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 में आया और कोलकाता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत क्या हुआ? भारत विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसको द्विसदनीय बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? जो भारत का राष्ट्रपति है वो अध्यादेश कब किस अधिनियम के तहत लागू कर सकता है? तो ये साथियों है भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रतिद्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय, देखिए यहाँ पे दिया है संघीय शासन का प्रावधान था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935, जो 1935 का आपका अधिनियम है उसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसको कि कब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कब भारत शासन अधिनियम आया था, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो एनसीईआरटी है ना, इसमें बहुत अच्छे से इसको सजा करके दिया है। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले आया साथियों रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, रेगुलेटिंग के बाद तुरंत बाद ही क्या आ गया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पुनः उसके बाद चार्टर एक्ट, उसके बाद फिर चार्टर एक्ट पहले आया 1793, फिर 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। ये सभी ये चार्टर एक्ट के तहत, ये एक्ट के तहत आए। अब देखो यहाँ पे अधिनियम कब कब लागू हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 जो कि मार्ले मिंटो सुधार उसी समय हुआ था 1909 में। ठीक है, हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। आप बस ये देख लीजिए कि कब कब ये लागू हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1935। देखिए यहाँ पे 1935 में लागू हुआ था भारत अधिनियम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1945। आइए इस पे से इसमें जितने क्वेश्चन बने हैं उनको देखते हैं। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन ही आपको इसमें मिलता है। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें केवल वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, भारत के संविधान में
केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम 1935 पर आधारित है? तो ये साथियों ये किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस अधिनियम से इसमें किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन जो आया था साथियों, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में शायद आया था। उसी समय ये दिया गया था कि भारत संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव इसी से दिया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुति योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो देखिए एक प्रांत में कम से कम 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का ही मतलब वहाँ से क्या होता था, निर्वाचित होता था। जिस प्रांत में 10 लाख की जनसंख्या वहाँ से एक सदस्य निर्वाचित होगा। आइए अब जानते हैं कि जो अंतरिम जो सरकार थी 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें किसको किसको विभाग कौन सा मिला था। ठीक है, इसमें से बहुत से विभाग हैं जो कि इससे बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको मिला था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में जो बातें थी और जो विभाग था विदेशी मामले में, इसके लिए मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। देखिए साथियों ये जगजीवन राम है। ठीक है, ये जगजीवन राम सबसे अधिक विभागों में रहने वाले पहले व्यक्ति हैं जो कि 30 वर्षों तक रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रम विभाग में रहे थे। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है, इनसे जरूर पूछता है क्वेश्चन। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा विभाग उनको मिला था। लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय और श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय मिला था। ठीक है, तो ये नेताओं को, ये जितने नेता थे इनको ये विभाग मिला था। इसको भी अच्छे से आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय सरकार का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अब भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए साथियों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये अगर पूछे तो 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा, जो ड्राफ्ट था, प्रथम ड्राफ्ट था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये सर BN राव द्वारा। और संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए और एक बात और याद रखिएगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे और डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी ही हुए, ठीक है, और अस्थाई अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के। बाद में 2 दिन बाद ही इनको चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देखिए संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? अब देखिए साथियों यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव कह रहा है, ठीक है, तो ये भी अति महत्वपूर्ण है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? प्रस्तावित मतलब कि वो प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे
कब? 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को ये क्या हो गया था? स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? अब देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसके लिए कितने अधिवेशन हुए साथियों? तो वो 11 अधिवेशन हुए, टोटल 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा? तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को क्या करने में? तैयार करने में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी जितने क्वेश्चन हैं साथियों, 1 लाइनर क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि सर BN राव द्वारा जो क्या था, ये जो सर BN राव जो थे वो संवैधानिक क्या थे? सलाहकार थे। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? यहाँ भी देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई, देखिए 22 जुलाई 1947 को इसको क्या कर लिया गया? अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? अब देखिए 26 नवंबर 1949 को, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या किया गया? झंडे को क्या किया गया? अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। बाद में भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। साथियों देखो, 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने लाहौर में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी और वहीं पे झंडा भी फहराया गया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्षता में की थी। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर, देखिए 2 ही दिन बाद, ठीक है, हम बता रहे थे ना, देखिए इसमें कुछ अच्छे से इसमें डिफिनेशन भी दे दिया है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, याद रखिएगा, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 2 दिन बाद ही 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? यहाँ पे देखिए अस्थायी हो गया, यहाँ पे अस्थायी है। ठीक है, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। अब देखिए फिर से पुनः 2 दिन बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। यहाँ पे देखिए अंगीकृत किया गया, 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को पहले भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि मान लिया गया कि नहीं इसको मतलब ये लायक है। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः क्या कर दिया गया? देश में लागू कर दिया गया। तो इतनी बात जरूर याद रखिएगा। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा ही अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? इसमें देखिए, इसमें 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 2 दिन पहले, याद रखिएगा 2 दिन पहले जब संविधान लागू हुआ उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ को क्या किया गया? राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया।
भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो ये देखिए 26 जनवरी 1950 को ही। देखिए दो काम हुआ 26 जनवरी 1950 को। एक तो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्या किया गया, अंगीकृत कर लिया गया। और 26 जनवरी 1950 को ये जो संविधान था उसको पूर्णतः लागू कर लिया गया। इस संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब यहाँ पे दिया है प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष। ये प्रमुख समितियाँ उनके कौन कौन अध्यक्ष थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। ये आपके टीआरई 1, 2, 3 ये जो बिहार के टीचर वाला जो पेपर हुआ उसमें भी इससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला बना था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति कौन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियम समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए एक समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। यहाँ पे देखिए यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि अगर पूछे कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व यानी कि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इनको एक तरफ करके आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल 3 में है, संघ शक्ति संघीय, जहाँ संघ आ जाए वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। और राज्यों के लिए भी समिति कौन बनाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अल्पसंख्यकों के लिए थे और प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं। देखिए संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर थे। ठीक है, यानी कि संविधान सभा में कोई अगर कार्य हो उसके उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? सबसे पहले ये क्वेश्चन जानिएगा कि जब उनकी अध्यक्षता थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो उसमें प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? देखिए किस प्रेसिडेंसी से हुआ, ये भी अति महत्वपूर्ण। तो मुंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, मुंबई और मद्रास पहले हुआ करती थी। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी 1947-50 से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, जो कि 1946 और 47। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 तक, और उसके बाद हुआ मुंबई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50 तक। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन थे? N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BL मिश्रा जो कि वो उनके स्थान पे कौन हुए बाद में? उनके स्थान पर A माधव राव थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा PD खेतान। देखिए यहाँ से अगर इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा कि जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो 6 सदस्य थे उसमें किन 2 सदस्यों के स्थान पर दूसरा आया? तो देखिए साथियों, एक गोपाल स्वामी अयंगर के स्थान पे कौन आए? नहीं, BL मिश्रा के स्थान में कौन आए? A माधवराव।
और पीडी खेतान के स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। और इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, भारत संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रश्न पर क्या किए थे, हस्ताक्षर भी किए थे। याद रखिएगा, जो आपका संविधान था वो दो मूल भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, अब देखिए ये है बुक, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक बहुत बेस्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।